यहाँ पे सप्लायर ऑफ सर्विसेज कौन कौन है? तो देखो, आर्टिस्ट है, ठीक है, फोटोग्राफर है, या फिर म्यूजिक कंपोजर है। ओके, आर्टिस्ट क्या बनाता है भाई? अलग अलग आर्ट बनाएगा अपना कला से और उसको मार्केट में बेचेगा। आप देखते ही हो जो पेंटिंग है कितना महंगा बिकता है। ओके, ऐसे आर्टिस्ट। ये फोटोग्राफर फोटो खींचते हैं। ओके, जैसे कि किसी बर्ड का फोटो खींच रहे हैं, जो एनिमल से वाइल्ड लाइफ का फोटो खींच रहे हैं, उसका बहुत डिमांड है। अगर जो अच्छे फोटोग्राफर है वो, तो आप वैसे ही ये म्यूजिक कंपोजर है, जो म्यूजिक बनाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे गाना बनाते हैं। ओके, तो जब ये लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अभी ये अपना काम किए, अब ये काम करके क्या करेंगे? एक बहुत अच्छा गाना बना दिए, ठीक है, जो लोगों के जुबान पे रहता है। ऐसा आप समझो कि ये म्यूजिक कंपोजर है, इसने बहुत अच्छा गाना बनाया। अब ये जो गाना है, जो किसको देगा? म्यूजिक कंपनी को देगा। तो वो क्या करेंगी? पब्लिश करेंगी। जैसे कि ये टी सीरीज वाले हैं, तो गाने को यूट्यूब पे चलाएंगे, और भी जो रेस्टोरेंट्स है बड़े बड़े, वहाँ पे इस गाने का राइट्स देंगे कि ठीक है, इस गाने को बजाओ। तो अभी ये रेसिपिएंट ऑफ सर्विस क्या करेंगे? तो ये जो सप्लायर ऑफ सर्विस है ना, देखिए ना इनको क्या दे रहे हैं। देखो, जो इन्होंने गाना डिजाइन किया, जो इन्होंने फोटो खींचा, जो इन्होंने आर्टिस्ट बनाया, ओके, जो इन्होंने आर्ट बनाया, उसको क्या करेंगे? ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और इंजॉयमेंट ऑफ द रजिस्टर्ड कॉपीराइट्स। ओके, तो इसका क्या करेंगे? ये लोग पहले कॉपीराइट्स लेंगे, ठीक है, ये जो फोटो खींचे उसका कॉपीराइट्स लेंगे, वैसे ही ये जो आर्ट बनाए उसका कॉपीराइट्स लेंगे, क्योंकि अभी ये यूनिक चीज है ना, और ये तो किसी को ऐसे ही ट्रांसफर किया जा सकता है। तो अगर जो ऐसे ही ट्रांसफर किया जाए बिना कॉपीराइट्स के, तब तो कोई बनाएगा नहीं, सब दूसरे को ही कॉपी में लग जाएंगे। इसीलिए कॉपीराइट एक्ट आया और बोला गया कि कोई भी म्यूजिक बन रहा है और वो यूनिक है, ठीक है, बहुत ही अलग है, बहुत ही अच्छा है, तो उसका आप कॉपीराइट ले सकते हो। और एक बार आपने कॉपीराइट ले लिया, तो जब तक आप नहीं चाहो म्यूजिक कंपोजर, उसको दूसरा कोई यूज नहीं कर सकता, और यूज किया तो आप उस पर केस कर सकते हो। ओके, तो ये बोला जा रहा है कि ये जो लोग हैं, इनके पास जो कॉपीराइट्स है, ये म्यूजिक कंपनी को या फिर प्रोड्यूसर ऑफ फिल्म्स को ट्रांसफर कर रहे हैं। ओके, अब देखो, जब ये ट्रांसफर कर रहे हैं, जब यहां से यहां ये चीजें आ रहे हैं, तो क्या यहां से यहां पेमेंट नहीं जाएगा? पेमेंट जाएगा। और ये जो पेमेंट जाएगा, अब ये पेमेंट पे बात आता है, जीएसटी कौन भरेगा? तो देखो, गवर्नमेंट जीएसटी हमेशा बड़े लोग से ही लेना पसंद करती हैं। तो बताओ, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उससे गवर्नमेंट जीएसटी लेगी आरसीएम में, या जो ये छोटे छोटे लोग हैं उनसे लेगी? तो बट ऑब्वियस, क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनसे जीएसटी लेना आसान होगा गवर्नमेंट को, तो आरसीएम में ऐसे सर्विसेज पे इनको जीएसटी पे करना पड़ता है। ओके, समझ में आया आपको? ठीक है, अभी देखिए, जो अपना अगला डिस्कशन है वो ऑथर के ऊपर है। ऑथर मतलब जो बुक लिखते हैं, जैसे कि चेतन भगत हो गए, अरे तुम्हारे ये खुर्शीद सर भी हो गए, ये भी तो जीएसटी का ये इतना अच्छा बुक डिजाइन किए हैं। ओके, और सामने जो रेसिपिएंट ऑफ सर्विस है वो कौन है? पब्लिशर लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। देखो, अब ये क्या पूरा माजरा है, कैसे ये चलता है, ये बिजनेस मॉडल क्या है, वो समझेंगे। देन जीएसटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आइए मेरे एक्सप्लेनेटरी नोट्स पे, यहाँ पे देखो, एक साइड ये खुर्शीद सर, केडी सर, जो ऑथर है, इन्होंने क्या लिखा है? जीएसटी का बुक लिखा है, जिससे मैं आपको पूरा ये जीएसटी पढ़ा रहा हूं। अब ये बताओ, ये बुक लिखना इतना आसान है क्या? 250 पेज का, 300 पेज का, अरे मेहनत लगता है बहुत। जो भी लॉ है उसको मुझे इंटरप्रीट करना पड़ता है, देन देखना पड़ता है कि यार ये स्टूडेंट को कैसे मैं अच्छे से समझा सकूं। ओके, तो इसमें तो बहुत मेहनत लगा। और एक बात बताओ, एक बार मैंने ये बुक लिख दिया और ये बुक मैं किसी ऑथर को दे दिया, सॉरी ऑथर को नहीं, पब्लिशर को दे दिया, तो उसको क्या करना है? प्रिंट करके मार्केट में बेचना तो है। तो अगर जो ये टैक्समैन वाले हैं, जो पब्लिशर है, बुक के पब्लिशर है, टैक्समैन वाले बड़े पब्लिशर है, आप जानते रहोगे इनको, तो
जब किसी टीचर्स का या फिर किसी भी ऑथर का ऐसा बुक इन लोगों के पास जाता है तो क्या सामने से पैसा नहीं आता रहेगा? बट ऑब्वियस आता रहेगा। तो ये बिजनेस मॉडल है। बिजनेस मॉडल क्या है कि जो ऑथर होते हैं, जैसे कि यहाँ पे केडी सर, इन्होंने क्या किया तो देखिए, इन्होंने ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और इंजॉयमेंट ऑफ रजिस्टर्ड कॉपीराइट्स। ओके, तो मैंने क्या किया, अपना ये बुक लिखा और ये बुक लिखने के बाद इसको मैंने अपने नाम पे रजिस्टर्ड करा लिया कॉपीराइट एक्ट में। और एक बार जब ये रजिस्टर करा लिया तो ये जो मेरा राइट्स है, मैं क्या कर रहा हूँ, टैक्समैन को दे रहा हूँ कि भाई ये ले, ये मेरा कॉपीराइट्स वाला बुक है, अपने पास रख। ओके, और अब मैं ये बोल रहा हूँ कि इसको तू मार्केट में पब्लिश कर और लोगों में बेच। तो अभी इसने क्या किया, तो टैक्समैन ने ये बुक को प्रिंट किया और बुक को सेल किया इन द मार्केट। ओके, अब जब भी उसने सेल किया तो उसको 5 लाख रुपया मिला। जो स्टूडेंट्स थे, समझ लीजिए कि 2000 स्टूडेंट ने मेरा बुक खरीद लिया, तो अभी इसमें जो टैक्समैन है उसको पैसा मिला रहेगा। आप ये बताओ, स्टूडेंट किस चीज़ के लिए पैसा दे रहे? तो 2 चीज़ के लिए दे रहे हैं। एक तो पेपर के लिए दे रहे हैं जो टैक्समैन का है, प्रिंटिंग के लिए दे रहे हैं, टैक्समैन का है, लेकिन जो उसमें कंटेंट है साहब वो तो मेरा है ना। ओके, तो अब ये जो टैक्समैन है वो मेरे को पेमेंट करेगा। देखिए, ये रॉयल्टीज पेमेंट करेगा। मतलब ऐसे जब भी ऑथर को पैसा मिलता है तो उसे हम रॉयल्टी बोलते हैं, तो रॉयल्टी पे करेगा। ठीक है, मानते हैं कि ये रॉयल्टी जो है 1 लाख रुपए का है। अब बात ये आता है कि ये रॉयल्टी पे टैक्स कौन पे करेगा, जीएसटी कौन पे करेगा? तो देखो क्या बोला जा रहा है, ये जीएसटी पे करने के लिए 2 ऑप्शन है भाई। एक ऑप्शन क्या है, जो ऑप्शन नंबर 1 है वो ये बोलता है कि ये जो पब्लिशर है, ये पब्लिशर ही आरसीएम में जीएसटी पे करेगा। तो देखिए, पब्लिशर आरसीएम में जीएसटी पे करेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, अरे भाई ऑथर की बात है यार, ऑथर मतलब पढ़ा लिखा लोग रहेंगे तो ही तो बुक लिखे रहेंगे। मैं तो जीएसटी का ही बुक लिखा हूं, तो जीएसटी का बुक लिखा हूं तो क्या मेरे को जीएसटी का रिटर्न फाइल करने और टैक्स जमा करने नहीं आएगा? बट ऑब्वियस आएगा। तो ऑथर के केस में गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आरसीएम में ये टैक्समैन जीएसटी पे कर दें, या फिर ऑथर अगर जो आप भी पे करना चाहते हो ना तो आप भी फॉरवर्ड चार्ज में पे कर सकते हो। ओके, लेकिन उस केस में कुछ कंडीशन है। क्या क्या कंडीशन है देखिए, तो कंडीशन नंबर 1 है कि आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि ऑथर आप अभी फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करोगे। ओके, अब देखो अगला कंडीशन क्या बोलता है, तो अगला कंडीशन बोलता है कि जब भी आप इनवॉइस इशू करोगे, वो इनवॉइस पे आपको लिखना पड़ेगा कि जब भी यहाँ से देखो ये रॉयल्टी आ रहा है तो अभी इधर से इधर इनवॉइस जाएगा, तो ये जो इनवॉइस जाएगा उस पर आपको लिखना पड़ेगा कि मैंने रजिस्ट्रेशन लिया है और मैं एफसीएम में टैक्स पे करूंगा गवर्नमेंट को। ओके, वो ये बोल रहा है। ठीक है, और तीसरा क्या बोल रहा है देखिए, कि जो रजिस्ट्रेशन ले लिए आप और आप ऐसा बोल दिए कि मैं फॉरवर्ड चार्ज में पे करूंगा, तो कम से कम जिस दिन आपने ये डिसीजन चूज किया उससे 1 साल तक तो आपको इस स्कीम में रहना ही है, मतलब आपको फॉरवर्ड चार्ज में पेमेंट करना ही है। ओके, अब देखो आप बोलोगे सर जब ये ऑथर इतने पढ़े लिखे रहते हैं तो क्यों हमेशा, मतलब कि हमेशा क्यों नहीं एफसीएम में टैक्स ले लिया गया, आरसीएम की बात क्यों आई? क्योंकि देखो ना, जरूरी थोड़े ना है कि वो टैक्सेशन लॉ के ही जानकार रहेंगे ऑथर, वो तो कोई भी बुक लिख सकते हैं ना। जैसे कि अभी कोई साइंस पे लिख रहा है तो ठीक है, उसको कहाँ जीएसटी का नॉलेज रहेगा, या फिर उतना वो बड़ा किधर रहेगा। इसीलिए नॉर्मली जो पब्लिशर रहते हैं वो बड़े लोग रहते हैं, तो उनसे गवर्नमेंट टैक्स लेना चाहती है। ओके, इसीलिए आरसीएम में टैक्स लगता है। हाउएवर जहाँ पे ऐसा लगता है कि भाई ऑथर खुद भी टैक्स पे कर देते हैं, कर सकते हैं,
तो ऑथर को भी ये राइट्स दिया गया कि हाँ ठीक है, आप क्या करो, फॉरवर्ड चार्ज के लिए अप्लाई करो, रजिस्ट्रेशन लो, ठीक है, इनवॉइस पे डिक्लेयर करो। हाँ लेकिन एक बात याद रखना, एक बार आप ये डिसीजन ले रहे हो कि फॉरवर्ड चार्ज पे आप टैक्स पे करोगे तो कम से कम 1 साल तक आपको फॉरवर्ड चार्ज में ही रहना है। ओके, तो ये मेरा ऑथर पे डिस्कशन हो गया। क्या समझ में आया आपको? ओके।